यस संजय जी। सो यहाँ पर एक्चुअल वैल्यू क्या है एप्पल की होनी चाहिए 20 रुपीज। सो 20 रुपीज मुझे पता चल गया कि फेयर वैल्यू एप्पल की 20 रुपीज होनी चाहिए, उससे ज्यादा ना उससे कम। सो अब मैं यहाँ पर मेरे पास एक्चुअल वैल्यू फेयर वैल्यू है, इंट्रिंसिक वैल्यू है मेरे पास। सो इंट्रिंसिक वैल्यू को कंपेयर करूंगा मार्केट वैल्यू के साथ। सो जो कंपनी यहाँ पर ट्रेड हो रही है मार्केट में, इनके शेयर यहाँ पर ट्रेड हो रहा है 150 रुपीज में, बट एक्चुअल में कंपनी की वैल्यू कितनी है, ओनली 20 रुपीज। सो मैं बोल सकता हूँ कुछ ज्यादा ही महंगे में ट्रेड हो रही है कंपनी 150 रुपीज। सो ऐसी कंपनीज को हम बोलते हैं पर्टिकुलर ओवर वैल्यूड स्टॉक, मतलब यहाँ पर कुछ ज्यादा ही एक्सपेंसिव है कंपनीज। सो ऐसी कंपनीज को हम क्या कहेंगे, ओवर वैल्यूड स्टॉक। सो एक्सपेंसिव है ज्यादा ही कंपनी। सो ये है पर्टिकुलर फर्स्ट। सेकंड में कंपनी को कंपेयर करता हूं एंड मुझे यहाँ पर मैं सेकंड वैल्यू को यहाँ पर कंपनी को कंपेयर करता हूँ, दैट इज 5 रुपीज। सो अगर मैं कंपेयर करता हूँ इंट्रिंसिक वैल्यू को 5 रुपीज के साथ, सो बहुत ही सस्ते में अवेलेबल है, डिस्काउंट में अवेलेबल है। सो हम हमेशा फोकस करते हैं अंडर वैल्यूड स्टॉक के ऊपर, हमेशा इन्वेस्ट करते हैं अंडर वैल्यूड स्टॉक में, क्योंकि ओवर वैल्यूड में लॉन्ग टर्म में हम यहाँ पर प्रॉफिट है, उल्टा लॉस हम करेंगे। इसलिए हम यहाँ पर किस पे फोकस करते हैं, अंडर वैल्यूड स्टॉक पे। सो आपके माइंड में यहाँ पर क्वेश्चन आ रहा होगा, जस्ट लाइक संजय जी ने भी यहाँ पर मेंशन किया, इंट्रिंसिक वैल्यू गूगल में सर्च करने कर सकते हैं क्या, नो। सो इंट्रिंसिक वैल्यू यहाँ पर इजीली हमें नहीं मिलती। सभी लोग जो भी यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू, कभी भी आपको एक्यूरेट, कोई भी यहाँ पर एक्यूरेट एक्चुअल वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकता कि कंपनी की एक्चुअल वैल्यू क्या है। बहुत सारे मेथड्स अवेलेबल है, बहुत सारे मेथड से बहुत सारे आपको रिजल्ट्स भी आपको मिलेंगे, अलग अलग आपको इंट्रिंसिक वैल्यू आपको मिलेगी। बट इंट्रिंसिक वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें यहाँ पर जो भी हमने यहाँ पर डिस्कस किया था, क्वालिटेटिव एनालिसिस, मैनेजमेंट के बारे में हम देखेंगे कि मैनेजमेंट कैसे परफॉर्म कर रहा है, क्या यहाँ पर एथिकली बिजनेस को कंडक्ट किया जा रहा है, क्या यहाँ पर सारे रूल्स फॉलो किए जा रहे हैं, बिजनेस स्ट्रक्चर कैसा है, क्या प्रॉफिटेबल है, क्या फ्यूचर में मुझे ऐसे सेम प्रॉफिट यहाँ पर मिलेगा। सो सारी चीजें हम देखते हैं पर्टिकुलर मैनेजमेंट के बारे में। क्वालिटेटिव एनालिसिस हम करते हैं, क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करेंगे, कंपनी के बारे में हम रिसर्च करेंगे और रेशियोज हम देखेंगे। सो उसके बाद आप यहाँ पर फाइंड आउट करोगे इंट्रिंसिक वैल्यू। सो इंट्रिंसिक वैल्यू, सो मेन यहाँ पर मोटिव क्या है इंट्रिंसिक वैल्यू फाइंड आउट करने का, सो दैट आपको यहाँ पर कॉन्फिडेंट होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए क्या कंपनी यहाँ पर फ्यूचर में मुझे सेम रिटर्न देगी, क्या कंपनी यहाँ पर फ्यूचर में और यहाँ पर ग्रो करेगी, क्योंकि मैं लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करूंगा। इन शॉर्ट आपको कॉन्फिडेंस आना चाहिए कंपनी के ऊपर। सो इंट्रिंसिक वैल्यू इट्स लिटिल बिट टफ, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे कैलकुलेशंस इन्वॉल्व होते हैं, इजीली आप फाइंड आउट नहीं कर सकते। अगर आपको और आप डिटेल में आपको जानना है, सो आगे आने वाले सेशन में हम डिस्कस करेंगे अंडर वैल्यूएशन, ओवर वैल्यूएशन, इंट्रिंसिक वैल्यू के बारे में हम आगे आने वाले सेशन में हम डिस्कस करने वाले। सो डोंट वरी, खाली आप कंसेप्ट देखिए, हम आपको बताएंगे। अगर आपको और आपको जानना है वैल्यूएशंस के बारे में, वैल्यू इन्वेस्टिंग के बारे में, सो क्या रेफर कर सकते हैं, सारी चीजें हम देखेंगे आगे आने वाले सेशंस में। सो ये था पर्टिकुलर इंट्रिंसिक वैल्यू के ऊपर। सो द नेक्स्ट इज intrinsic value of a security is assessed by of a security by analyzing various macroeconomic and microeconomic factor. सो हम यहाँ पर इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे हम यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक एंड माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स को एनालाइज करने के बाद। सो जैसे कि मैंने आपको बताया, आपको डिटेल में कंपनी को एनालाइज तो करना ही होगा, उसके साथ ही साथ आपको मैक्रो मतलब एक यहाँ पर बर्ड व्यू आपको रखना है कंपनी को। यहाँ पर बर्ड व्यू से हम यहाँ पर कंपनी को देखेंगे, जस्ट लाइक हम डिटेल में स्टार्टिंग में कंपनी को एनालाइज नहीं करते, फर्स्ट मैक्रो डेटा को एनालाइज करेंगे। मैक्रो मतलब फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पर एक पर्टिकुलरली लेट्स से एफएमसीजी कंपनी को एनालाइज करना है। सो एफएमसीजी कंपनी को एनालाइज करने से पहले मैं सेक्टर, कौन से सेक्टर में एफएमसीजी पर्टिकुलर कंपनी यहाँ पर फंक्शन कर रही है, एफएमसीजी सेक्टर में। सो एफएमसीजी सेक्टर को मैं एनालाइज करूंगा एंड फाइंड आउट करूंगा कि क्या पर्टिकुलर सेक्टर में स्कोप है, क्या फ्यूचर में अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है, क्या यहाँ पर पर्टिकुलर सेक्टर में कुछ यहाँ पर रिस्क तो नहीं है। सो सारी चीज एनालाइज करने के बाद मैं यहाँ पर बढ़ूंगा पर्टिकुलर आगे, दैट इज कंट्री लेवल पे, इकोनॉमी के ऊपर, क्या हमारी इकोनॉमी रिसेशन में है या फिर बूम में है, व्हाट इज जीडीपी रेट, पर्टिकुलरली ग्रोथ रेट, एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट रेट, सारी चीज हम देखेंगे मैक्रो इकोनॉमिक डेटा के अंदर। सेकेंड इज माइक्रो इकोनॉमिक डेटा, हम यहाँ पर एनालाइज करेंगे रिलेटेड टू द कंपनी के रिलेटेड माइक्रो इकोनॉमिक डेटा हम एनालाइज करेंगे, जस्ट लाइक मैनेजमेंट के बारे में,
यहाँ पर पर्टिकुलरली कस्टमर सर्विस यहाँ पर कैसे दी जा रही है, फाइनेंशियल्स कैसे कंपनी के प्रॉपर एनालिसिस करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पर डिसाइड करेंगे कि कंपनी में हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं. So the last point is fundamental analyst evaluates the health and the preference of any of the company by observing the crucial number and the major economic indicators. So जो भी यहाँ पर important number means financial statements, income, balance sheet and the cash flow statement में जो भी यहाँ पर फिगर्स होते हैं उन्हें हम प्रॉपर्ली एनालाइज करते हैं एंड उसके ऊपर हम यहाँ पर डिसीजन लेते हैं कि हमें यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं, क्या कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है कि नहीं, वो सारी चीजें हम देखेंगे विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस. सो ये था फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में. सो अब हम इसकी बात करेंगे इंपॉर्टेंस. हम फंडामेंटल एनालिसिस क्यों करते हैं, क्या इंपॉर्टेंस है फंडामेंटल एनालिसिस का. So first is to make a projection on the business performance. So हम यहाँ पर first जो भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स होते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स जस्ट लाइक मोतीलाल ओसवाल, सो हम यहाँ पर हमारी रिसर्च टीम फंडामेंटल एनालिसिस अप्रोच यूज करके फाइंड आउट करते हैं प्रोजेक्ट. सो यहाँ पर फाइंड आउट करते हैं एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस, कि यहाँ पर कंपनी फ्यूचर में कैसे परफॉर्म करेगी, मतलब वी प्रेडिक्ट द फ्यूचर कि यहाँ पर कैसे परफॉर्म कर सकते हैं, नॉट कंफर्म बट जस्ट प्रोबेबिलिटी. प्रोबेबिलिटी क्या है परफॉर्मेंस की, वो सारी चीजें हम देखते हैं विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस. सो टू मेक ए प्रोजेक्शन ऑन इट्स बिजनेस परफॉर्मेंस. सो अगर आपको देखना है, आपको एक यहाँ पर पर्टिकुलरली व्यू लेना है कि कैसे यहाँ पर किया जाता है, कैसे यहाँ पर फिगर्स हमें शो करते हैं. सो आप हमारी रिसर्च रिपोर्ट आप रेफर कर सकते हो जो हमारी रिसर्च टीम यहाँ पर पब्लिश करते हैं आप सभी क्लाइंट्स के लिए. सो आप एमओ इन्वेस्टर में जाइए, एमओ इन्वेस्टर में रिसर्च रिपोर्ट्स के ऑप्शन में आप जाइए. सो रिपोर्ट्स के ऑप्शन में आप जाओगे, वहां पर आपको रिसर्च रिपोर्ट आपको मेंशन होगी. रिसर्च रिपोर्ट के अंडर कंपनीज रिपोर्ट में आप जाइए, किसी भी कंपनी की रिपोर्ट आप ओपन करें. सो आप देखोगे वैल्यूएशन पार्ट में, वैल्यूएशन के सेक्शन में इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट सभी आपको दिए गए हैं फॉर पर्टिकुलर 5 इयर्स, पास्ट 5 इयर्स के सारे आपको डेटा आपको दिए जाते हैं, एज वेल एज 2022 एंड 2023 में कैसे परफॉर्म कर सकती है कंपनीज, वो भी वहां पर आपको मेंशन है. सो एमओ इन्वेस्टर में पर्टिकुलर रिपोर्ट के सेक्शन में आपको अवेलेबल है रिसर्च रिपोर्ट. रिसर्च रिपोर्ट के अंदर आप कंपनीज रिपोर्ट को ओपन करें. सो अगर आपको नहीं पता है तो आप सेशन नंबर 5 आप रेफर कर सकते हो, मॉड्यूल 1 का सेशन नंबर 5 की रिकॉर्डिंग आप रेफर करें. वहां पर आपको क्लियरली वहां पर आपको मेंशन किया गया है कि पर्टिकुलरली कहां पर आपको रिसर्च रिपोर्ट्स अवेलेबल है. सो okay, so the next is analyzing company strength and weaknesses. So analyzing company strength and weaknesses. So हम यहाँ पर फंडामेंटल एनालिसिस के हेल्प से कंपनी की स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस हम यहाँ पर फाइंड आउट करने की ट्राई करते हैं. सो ओके, सो सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस. ओके, सो हम यहाँ पर फाइंड आउट करने की ट्राई करते हैं स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, कि कंपनी के यहाँ पर स्ट्रेंथ कौन सी है, वीकनेसेस कौन से, क्योंकि हमें अगर हम यहाँ पर लंबी अवधि के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कंपनी के रिलेटेड सारी बातें, कि कंपनी यहाँ पर कौन सा एक वीक पॉइंट है कंपनी के बारे में, कहाँ पर पॉजिटिव पॉइंट है कंपनी का, सारी चीज आपको पता होनी चाहिए. यस विशाल जी, एब्सोल्युटली करेक्ट. सो अगर हम वीकनेस एंड स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं, सो हमें यहाँ पर पर्टिकुलरली अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट के बारे में भी बात करनी चाहिए. दैट इज, सो हमें यहाँ पर ओवरऑल क्या हमें एनालाइज करना है, स्वॉट एनालिसिस. स्वॉट मतलब SWOT, SWOT. स्वॉट मतलब S से स्ट्रेंथ, W से वीकनेसेस,
अपॉर्चुनिटी से ओ से अपॉर्चुनिटी एंड टी से थ्रेट। सो स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस हमें बताती है कंपनी के बारे में कि कंपनी के अंदर कहां पर वीकनेसेस है, कहां पर पर्टिकुलर वीक पॉइंट्स है या फिर पर्टिकुलर स्ट्रेंथ है कंपनी की इंटरनली। बट अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट जो यहाँ पर बाहर के फैक्टर्स है, कंपनी के बाहर के फैक्टर्स, एक्सटर्नल फैक्टर्स दैट आर अनकंट्रोलेबल। सो कंपनी के हाथ में नहीं होते अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट, बस स्वॉट एंड वीकनेसेस कंपनी अपने वीकनेसेस को ओवरकम कर सकते हैं, स्ट्रेंथ को और यहाँ पर मजबूत बना सकते हैं। सो स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, इंटरनल फैक्टर, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट, एक्सटर्नल फैक्टर दैट इज मार्केट में क्या अपॉर्चुनिटीज है, थ्रेट मतलब यहाँ पर कौन से रिस्क इन्वॉल्व है कंपनी के बिजनेस के साथ, कौन यहाँ पर कंपटीटर्स हैं। सो सारी चीज आपको एनालाइज करनी है विद द हेल्प ऑफ स्वॉट एनालिसिस। यस, चेतन जी ने यहाँ पर मेंशन किया वीकनेस दैट लोन नेगेटिव परफॉर्मेंस, अगर कंपनी के पास यहाँ पर लोन है, डेट है या फिर नेगेटिवली यहाँ पर अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रही पर्टिकुलर कंपनी, सो दैट इज अ वीकनेसेस फॉर द कंपनी। So the determine company's ability to beat its competitor. सो हमेशा हमें यहाँ पर देखना है कि कंपनी यहाँ पर कंपटीशन फेस कर पाएगी कि नहीं। अगर कोई भी यहाँ पर जियो जैसा बड़ा कंपटीटर आ जाता है मार्केट में, सो अगर कंपनी अगर आपने इन्वेस्ट किया है एंड कंपनी सर्वाइव ही ना कर पाए, सो आपका इन्वेस्टमेंट यहाँ पर पर्टिकुलर लॉस में जा सकता है। सो इसीलिए हमें यहाँ पर प्रॉपरली हमें एनालाइज करना है क्या कंपनी सभी टाइप के कंपटीशन को फेस कर पाएगी, सो उसके ऊपर हम यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेंगे। सो दिस वाज अबाउट द इंपॉर्टेंस फंडामेंटल एनालिसिस के हेल्प से हम ये सारे पॉइंट्स हम यहाँ पर फाइंड आउट करने की ट्राई करते हैं। दैट्स व्हाई वी डू द फंडामेंटल एनालिसिस। तो आप सभी के माइंड में हमेशा यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क होगा कि क्या मैं यहाँ पर फंडामेंटल एनालिसिस कर सकता हूँ, कैन आई डू अ फंडामेंटल एनालिसिस। ओके, सो संजय जी, यहाँ पर पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि आप यहाँ पर कैसे एनालिसिस करते हो। सो हम यहाँ पर पूरा आपको स्टेप्स आपको यहाँ पर बता देंगे कि क्या क्या चीज हमें देखनी चाहिए कंपनी के बारे में, एंड वी हैव टू एनालाइज, एंड आफ्टर दैट इफ यू फील कॉन्फिडेंस, सो उसके हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि कंपनी यस इट्स एक्चुअली अ फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी, देन यू कैन गो विद द कंपनी। ओके, सो आपके माइंड में हमेशा यहाँ पर क्वेश्चन मार्क होगा कि यहाँ पर हमेशा क्वेश्चन आता होगा, जो यहाँ पर नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं हमेशा यहाँ पर सोचते हैं कि मैं यहाँ पर फंडामेंटल एनालिसिस कर पाऊंगा कि नहीं, क्योंकि फंडामेंटल एनालिसिस के लिए यहाँ पर मुझे अकाउंटिंग की नॉलेज चाहिए, यहाँ पर मुझे पर्टिकुलरली कॉमर्स की यहाँ पर नॉलेज होनी चाहिए, तो ही यहाँ पर मैं कर पाऊंगा। नो, ऐसा नहीं है। इट्स नॉट कंपलसरी कि आपको यहाँ पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बेसिक सभी सारी चीज आपको पता ही होनी चाहिए। इट्स नॉट कंपलसरी। सो कौन सी चीज पर्टिकुलर पॉइंट्स हमें यहाँ पर पता होने चाहिए फॉर डूइंग द फंडामेंटल एनालिसिस। सो ओनली 3 पॉइंट्स यहाँ पर रिक्वायर्ड है, ज्यादा नहीं। सो दैट इज अंडरस्टैंडिंग द बेसिक स्टेटमेंट। सो आपको यहाँ पर जो भी अकाउंटिंग पर्टिकुलर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है उनकी यहाँ पर बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। So the first point is understanding the basic financial statement, कि financial statements, इनकम स्टेटमेंट का क्या मतलब है, प्रॉफिट एंड लॉस एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्या मतलब है, सारी चीज आपको पता होनी चाहिए, तो ही हम यहाँ पर प्रॉपर्ली एनालाइज कर पाएंगे। सो ट्रांजैक्शन जो मेंशन है इसका मतलब क्या, हम इसे कैसे इंटरप्रेट करें, ओनली आपको वो यहाँ पर पता होना चाहिए। कैसे उन्हें कैलकुलेट करना है वो सारी हमारी जॉब नहीं है, ओनली वी हैव टू डू द एनालिसिस। सो आपको बेसिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में पूरी आपको ओवरव्यू आपको होना चाहिए कि इनकम स्टेटमेंट हमें क्या शो करता है, बैलेंस शीट हमें क्या शो करता है, सो दैट आप इजीली उन्हें एनालाइज कर सको। क्योंकि क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी बहुत ही यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन दिस पर्टिकुलर फंडामेंटल एनालिसिस। सो अंडरस्टैंड बिजनेसेस विद रिस्पेक्ट टू इंडस्ट्री इन विच इट ऑपरेट्स।
ओके सो आपको यहाँ पर फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपको जो भी कंपनी में आप इन्वेस्ट कर रहे हो आपको पर्टिकुलर इंडस्ट्री बिजनेस मॉडल के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। जस्ट लाइक अगर मैं बात करूं मार्केट में, अगर हम देखेंगे सभी पार्टिसिपेंट्स फार्मास्यूटिकल स्टॉक को लेकर बहुत ही ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक है, बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव है। उन्हें लगता है कि फ्यूचर में यहाँ पर फार्मास्यूटिकल स्टॉक बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं ड्यू टू कोविड। सो आई एम नॉट जंपिंग ऑन द कंक्लूजन, बट आपको यहाँ पर एक फैक्ट बताना चाहता हूँ। बट अगर आप पूछोगे नॉलेज, दे हैव द जीरो नॉलेज अबाउट द फार्मास्यूटिकल कंपनीज। केमिकल्स के बारे में कुछ पता नहीं है, कंपनी कैसे यहाँ पर प्रॉफिट कर रही है, कौन सा प्रोसीजर से यहाँ पर मेडिसिन के ऊपर मैन्युफैक्चर किया जाता है, कितने पेटेंट्स है कंपनी के पास, कोई भी यहाँ पर नॉलेज नहीं होती है, डायरेक्टली इन्वेस्ट करते हैं कंपनी में। सो अगर कुछ मार्केट में नेगेटिव न्यूज आती है कंपनी के बारे में, सो आप उसे एनालाइज नहीं कर पाओगे और हो सकता है कि आपको यहाँ पर लॉसेस भी फेस करने पड़े। सो इसीलिए so that's why we have to concentrate, we have to understand the business। आपको फर्स्ट बिजनेस को अंडरस्टैंड करें, जो बिजनेस के बारे में आपको नॉलेज है वही बिजनेस को आप एनालाइज करें डिटेल में एंड देन आप उसमें इन्वेस्ट करें। सो आप इजीली बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप उसे समझ पाओगे एंड कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है कि नहीं, इजीली आप उसे एनालाइज कर पाओगे। सो हमेशा अगर आपको नॉलेज नहीं है तो फर्स्ट आप नॉलेज गेन करें एंड उसके बाद आप इन्वेस्टमेंट करें। So the third is basic arithmetic operations such as addition, subtraction, and division and the multiplication. So आपको यहाँ पर basic calculation आना चाहिए, just like multiplication and all this thing. ओके सो यहाँ पर आपको बेसिक ऑपरेशंस आपको आने चाहिए, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन। क्योंकि हम यहाँ पर रेशियोज एनालिसिस करते हैं जिसके अंदर हमें रेशियो में कैलकुलेट करना पड़ते हैं। सो इसीलिए आपको यहाँ पर बेसिक कैलकुलेशन आना चाहिए, ज्यादा एडवांस नहीं, बिकॉज वी हैव टू डू एनालाइज द कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ रेशियोज। सो ये सारी तीन पर्टिकुलर चीजें और पर्टिकुलर एंड कोई भी यहाँ पर एनालाइज कर सकता है, इट्स नॉट ओनली द कॉमर्स बैकग्राउंड। सो कोई भी यहाँ पर एनालाइज कर सकता है कंपनीज को, ओनली यू शुड बी अवेयर अबाउट दिस पर्टिकुलर थ्री थिंग्स। So overview of financial statements. So there are three main financial statements that a company showcases to represent its performance. So कौन से financial statements हैं? The profit and loss statement, balance sheet and the cash flow statement, जो आज हम detail में देखेंगे तीनों को। So the next is you can think about the financial statements from two different angles. So from the maker's perspective. सो अगर मेकर पर्सपेक्टिव मतलब जिसने स्टेटमेंट बनाया है, अगर हम उसके नजरिए से देखेंगे, सो आप यहाँ पर सोचोगे कि यहाँ पर सेल्स को कैसे कैलकुलेट किया, कौन सा मेथड यूज किया होगा, एंट्री कहाँ से आई, जर्नल, लेजर, सो बहुत सारे पर्टिकुलर अकाउंटिंग बुक्स होते हैं। सो हमें यहाँ पर इतने डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। सो हमें मेकर के पर्सपेक्टिव से यहाँ पर नहीं सोचना। जस्ट लाइक जब भी आप गूगल ऐप यूज, एज यू आर द यूजर ऑफ द गूगल, आप गूगल ऐप यूज करते हो, सो आपको कुछ सर्च करना होता है, आप सर्च करते हैं, जैसे ही आपको यहाँ पर आंसर मिल जाता है डायरेक्टली क्लोज। बट कभी आपने सोचा है कौन सा एल्गोरिदम यूज होता है, कौन से सर्वर से यहाँ पर इंफॉर्मेशन आती है, मेरे मोबाइल में कैसे डिस्प्ले होती है इंफॉर्मेशन। सो हम यहाँ पर इतना नहीं सोचते। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के टाइम पे भी हमें इतना नहीं सोचना, मेकर के पर्सपेक्टिव हमें नहीं सोचना, हमें सोचना है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ यूजर्स। सो फ्रॉम द यूजर पर्सपेक्टिव वी हैव टू लुक एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सो यूजर पर्सपेक्टिव जस्ट लाइक अगर हम यहाँ पर देखेंगे पर्टिकुलर फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, जब भी आप देखते हो थिंक फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ यूजर। ओके सो हमें यहाँ पर पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन जो भी अवेलेबल है, कैसे हम यूज करें, कैसे उसे इंटरप्रेट करें, वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। सो ओनली दैट थिंग यू हैव टू नो, जो भी यहाँ पर अवेलेबल है इंफॉर्मेशन हमारे एनालिसिस के लिए, कंपनी को एनालाइज करने में हम कैसे यूज करें, खाली आपको उतनी आपको नॉलेज होनी चाहिए। कैसे कैलकुलेट किया सेल्स को, कौन सा मेथड यूज किया, कैसे यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है पर्टिकुलर चार्टेड अकाउंटेंट ने, हमें वो यहाँ पर पर्टिकुलर, दैट्स नॉट अवर बिजनेस। अवर बिजनेस इज टू analyze the company on the basis of financial statement, that's it।
सो हमें हमेशा यूजर के पर्सपेक्टिव से हमें सोचना है. सो द नेक्स्ट इज प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट. सो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट. सो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जिसे यहाँ पर इनकम स्टेटमेंट भी कहा जाता है, जिसे यहाँ पर रेवेन्यू स्टेटमेंट भी कहा जाता है. सो जब भी मैं बोलूं इनकम या फिर रेवेन्यू स्टेटमेंट, आपको कंफ्यूज नहीं होना है. इट इज द वन एंड द सेम, दैट इज अ प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट. सो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में आपको यहाँ पर प्रॉफिट्स के बारे में, मतलब कंपनी ने कितना कमाया है एंड कंपनी का पर कितना खर्चा हुआ है, वो सारी चीजें आपको पता चलती है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के अंदर. सो चलिए मैं आपको यहाँ पर एक्सेल शीट में लेके जाऊंगा एंड हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के बारे में. सो आई होप दैट सबको यहाँ पर मेरी स्क्रीन विजिबल है. सो इफ यू एनी डाउट, एनी क्वेश्चंस, अगर किसी को भी कुछ भी डाउट है जो भी हमने यहाँ पर सीखा है अभी तक, प्लीज आप अपना डाउट यहाँ पर मेंशन करें चैट बॉक्स में. आई होप दैट सभी को यहाँ पर क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिल चुकी है. ओके, सो देयर आर नो फर्दर डाउट. सो चलिए हम कंटिन्यू करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ. सो फर्स्ट हम यहाँ पर देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में. सो आप यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट करें, यहाँ पर क्या मेंशन किया है. सो हम यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मेंशन किया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2021. सो संजय जी, कल के सेशन में जो भी आगे आने वाले सेशन है उसके अंदर हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले रेशियोज के बारे में. सो डोंट वरी अबाउट दैट, सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे आगे आने वाले सेशन में. सो रेशियोज के रिलेटेड, इंट्रिंसिक वैल्यू, वैल्यूएशन, वैल्यू इन्वेस्टिंग, कंपाउंडिंग, सारी चीजें हम आगे आने वाले सेशन में डिस्कस करने वाले हैं. सो आज हम खाली फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे, दैट इज इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट एंड द कैश फ्लो. सो फर्स्ट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड. फॉर द ईयर एंडेड मतलब पूरे साल के लिए, फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2021. सो 31st March ही क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारा फाइनेंशियल ईयर पर्टिकुलर स्टार्ट होता है 1st of April से 31st March तक. सो इसीलिए यहाँ पर सभी कंपनीज को 31st March की जो भी डिटेल्स है, 31st March तक कंपनी ने कितना अर्न किया है, कितना एक्सपेंसेस हुआ, सारी चीजें आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपको मिल जाती है. सो चलिए हम यहाँ पर वन बाय वन हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे अबाउट दिस पर्टिकुलर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. सो फर्स्ट इज सेल्स ऑपरेटिंग रेवेन्यू. सो सेल्स मतलब क्या? सेल्स मतलब जो भी यहाँ पर पर्टिकुलर प्रोडक्ट कंपनी सेल करके जो भी यहाँ पर पैसे कमाती है उसे यहाँ पर सेल्स कहा जाता है. सो ऑपरेटिंग रेवेन्यू मतलब कोर बिजनेस के रिलेटेड जो भी यहाँ पर कमाई हुई है वही हम यहाँ पर कंसिडर करेंगे. बाकी कोई भी यहाँ पर रेवेन्यू हम कंसिडर नहीं करेंगे. ओनली द पर्टिकुलर रेवेन्यू विल बी इंक्लूडेड दैट इज रिलेटेड टू द कोर बिजनेस. सो फॉर एग्जाम्पल, सो संजय जी बी पेशेंस, हम यहाँ पर सारी चीजें देखेंगे जो आपको स्क्रीन में सारी चीजें आपको दिख रही है, सारी चीजों के बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे. सो डोंट वरी अबाउट दैट, लाइन से हम यहाँ पर जाएंगे स्टेप बाय स्टेप. ओके, सो सेल्स मतलब ऑपरेटिंग रेवेन्यू, मतलब ऑपरेटिंग मॉडल से कंपनी ने यहाँ पर कितना पैसा अर्न किया, पर्टिकुलर यहाँ पर कितना रेवेन्यू हुआ, कितना यहाँ पर जो भी यहाँ पर वैल्यू जो बेच के यहाँ पर मिलती है कंपनी को, उसे यहाँ पर सेल्स कहा जाता है. सो जो भी यहाँ पर प्रोडक्ट्स बेचने के बाद जो भी यहाँ पर, सो यहाँ पर 100 करोड़ के यहाँ पर प्रोडक्ट बेचे कंपनी ने पर्टिकुलर इन द ईयर 31st March 2021. सो लेस ऑपरेटिंग कॉस्ट. ऑपरेटिंग कॉस्ट मतलब जो भी खर्चे. सो फॉर एग्जांपल सेल्स में हम यहाँ पर लेते हैं टाटा मोटर्स के बारे में. सो टाटा मोटर्स का मेन बिजनेस क्या है? मेन बिजनेस है कार को मैन्युफैक्चर करके सेल करना. सो जो रेवेन्यू कंपनी ने यहाँ पर कार को सेल करके कमाई थी वही यहाँ पर इंक्लूड होगी ओनली फ्रॉम द सेल्स ऑफ कार. अगर कंपनी ने एक प्रॉपर्टी बेची एंड प्रॉफिट कमाया, सो प्रॉपर्टी वाला प्रॉफिट यहाँ पर
मेंशन नहीं होगा, ओनली the revenue the company has earned by selling the car will be included. ओके, सो द नेक्स्ट इज ऑपरेटिंग कॉस्ट. सो ऑपरेटिंग कॉस्ट की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर जो भी एक्सपेंसेस दैट आर रिलेटेड टू द कार मैन्युफैक्चरिंग, जो भी कार मैन्युफैक्चर करने में जो भी यहाँ पर एक्सपेंसेस गए थे वो सारे यहाँ पर ऑपरेटिंग कॉस्ट में यहाँ पर अब मेंशन करेंगे हम. जस्ट लाइक रॉ मटेरियल खरीदा होगा, यहाँ पर वर्कर्स को पेमेंट दिया होगा, फैक्ट्री का रेंट, पर्टिकुलर इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, वो सारी चीजें यहाँ पर मेंशन होगी इन द ऑपरेटिंग कॉस्ट. सो अगर मैं ऑपरेटिंग रेवेन्यू में से ऑपरेटिंग कॉस्ट को अगर निकाल देता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर क्या बचेगा, ऑपरेटिंग रेवेन्यू. सो EBITDA एंड द ऑपरेटिंग रेवेन्यू इज द वन एंड द सेम. सो EBITDA मतलब फुल फॉर्म इसका क्या है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट दैट वी पे ऑन लोन, टैक्स दैट वी पे टू गवर्नमेंट, depreciation and amortization. Earning before interest, tax, depreciation and amortization. So this is the full form of EBITDA over here. Earning before interest, tax, depreciation and amortization. So अब हम इसके अंदर से क्या डिडक्ट करेंगे, अब हम इसके अंदर से डिडक्ट करेंगे डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन. सो डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन का क्या मतलब है, चलिए हम अंडरस्टैंड करते हैं यहाँ पर. सो फर्स्ट इज एसेट्स. ओके, सो अगर मैं एसेट्स के यहाँ पर बात करता हूं, सो एसेट्स मतलब क्या, सो एसेट्स मतलब जो भी कंपनी ओन करती है उसे अपन एसेट्स कहा जाता है. जस्ट लाइक कार, बिल्डिंग, प्रॉपर्टी, मशीनरी, फर्नीचर, कंप्यूटर, ये सारी चीजें यहाँ पर एसेट्स है, कंपनी की खुद की है, सो इसलिए उन्हें यहाँ पर एसेट्स कहा जाता है. सो एसेट्स यहाँ पर दो टाइप्स के होते हैं, टेंजिबल एंड इनटेंजिबल. सो क्या आप मेंशन कर सकते हो दैट व्हाट डू यू मीन बाय टेंजिबल एंड इनटेंजिबल? सो रिक्वेस्ट ऑल द पार्टिसिपेंट्स सभी यहाँ पर अपना आंसर मेंशन करें कि टेंजिबल का क्या मतलब है एंड इनटेंजिबल का क्या मतलब है. सो रिक्वेस्ट ऑल द पार्टिसिपेंट्स सभी यहाँ पर इंटरएक्टिव रहिए एंड प्लीज सभी यहाँ पर मेंशन कर अपना आंसर कि आपके हिसाब से टेंजिबल एंड इंटेंजिबल का क्या मतलब है. जो भी आपका आंसर है प्लीज मेंशन करें चैट बॉक्स में. अगर आपको नहीं पता तो सिंपली आप नो मेंशन करें. ओके, सो यहाँ पर मैं देख सकता हूँ संजय जी ने यहाँ पर मेंशन किया tangible means the visible assets and the intangible means the invisible assets. Okay, yes, absolutely correct. So अपन मैं बताना चाहूंगा tangible assets मतलब जो assets ऐसे assets जिन्हें हम देख सकते हैं, जिन्हें हम टच कर सकते हैं, उसे यहाँ पर tangible assets कहा जाता है. जस्ट लाइक कार, मशीनरी, प्रॉपर्टी, लैंड, बिल्डिंग, सो ये सभी यहाँ पर tangible assets हैं. intangible assets जिन्हें हम देख नहीं सकते, जिन्हें हम टच नहीं कर सकते, उसे यहाँ पर intangible assets कहा जाता है. जस्ट लाइक गुडविल, गुडविल मतलब कंपनी की गुडविल, जस्ट जो है पर कंपनी की ब्रांड इमेज, कंपनी की ब्रांड वैल्यू, उसे हम यहाँ पर गुडविल बोलते हैं. सो गुडविल क्या है कंपनी की, वो हमें यहाँ पर
पर्टिकुलर उसे हम यहाँ पर इंटेंजिबल एसेट्स में कंसिडर करते हैं क्या? पर्टिकुलर गुडविल को आप देख सकते हैं, नो, हम यहाँ पर टच कर सकते हैं, नो, सो दैट्स व्हाई इट्स कंसिडर्ड एज ए इंटेंजिबल एसेट्स। कॉपीराइट, कॉपीराइट की अगर बात करता हूं फॉर एग्जांपल, यस एब्सोल्युटली करेक्ट अनगा जी। सो अगर मैं कॉपीराइट की बात करूं तो यहाँ पर कॉपीराइट जस्ट लाइक जो भी आप सॉन्ग्स हो गए या फिर पर्टिकुलर मूवीज हो गए, सो सभी के यहाँ पर कॉपीराइट्स होते हैं कि कोई यहाँ पर कोई और पर्टिकुलर पर्सन या फिर कंपनी उसे कॉपी ना कर सके। सो एक एसेट्स है कंपनी के लिए, अगर वो कॉपी भी करता है तो कंपनी को पे करना पड़ता है फर्स्ट इट्स वैल्यू, और इसके बाद परमिशन के बाद कॉपी कर सकते हैं, सो उसे यहाँ पर कॉपीराइट कहा जाता है। ओके, सो संजय जी ने यहाँ पर मेंशन किया कॉपीराइट नहीं समझा। सो कॉपीराइट मतलब फॉर एग्जांपल टी सीरीज। सो टी सीरीज एक यहाँ पर कंपनी है जो यहाँ पर सॉन्ग्स प्रोड्यूसर है। सो टी सीरीज जो भी यहाँ पर सॉन्ग्स प्रोड्यूस करते हैं उनका पर कॉपीराइट होगा कि कोई पर्सन यहाँ पर कॉपी ना कर सके सॉन्ग को, सो उसे यहाँ पर कॉपीराइट कहा जाता है। सो एक यहाँ पर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है कॉपीराइट। पेटेंट्स, पेटेंट्स की बात करूं, फार्मास्यूटिकल कंपनी जो भी ड्रग्स बनाते हैं उनका पेटेंट्स होता है कि कहीं और दूसरी कंपनी यहाँ पर पर्टिकुलरली यहाँ पर फॉर्मूला यहाँ पर कॉपी ना कर सके, सेम यहाँ पर ड्रग्स ना बना सके। सो आई होप दैट नाउ इट हैज बीन अंडरस्टूड। सो चलिए अब हम यहाँ पर देखेंगे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर 10 lakhs की कार परचेस की, मैंने यहाँ पर 10 lakhs की कार परचेस की। अगर मैं 10 lakhs की कार जो मैंने परचेस किया 10 साल के बाद अगर मैं बेचने जाता हूँ, क्या यहाँ पर मुझे 10 lakhs पूरे मिल जाएंगे? सो क्या यहाँ पर मुझे पूरे 10 लाख पूरे मिलेंगे? नो, ऑब्वियसली मुझे यहाँ पर 10 lakhs नहीं मिलेंगे। इसका रीजन क्या हो सकता है? सो इसका रीजन क्या होगा, मुझे यहाँ पर 10 lakhs क्यों नहीं मिलेंगे? प्लीज मेंशन करें चैट बॉक्स में। एब्सोल्युटली करेक्ट, डेप्रिसिएशन। सो डेप्रिसिएशन क्योंकि इसको हम यूज कर रहे हैं, उसकी वैल्यू कम होगी, वियर एंड टियर होगा एसेट्स, सो इसीलिए हमें पूरी वैल्यू तो नहीं मिलेगी। सो इसकी वैल्यू कम हो गई। सो जो टेंजिबल एसेट्स की वैल्यू जब भी कम होती है उसे हम यहाँ पर डेप्रिसिएशन कहते हैं, एंड जब भी इंटेंजिबल एसेट्स की वैल्यू जब भी कम होती है उसे हम अमोर्टाइजेशन कहते हैं। टेंजिबल की वैल्यू जब कम होती है हम उसे क्या कहते हैं? डेप्रिसिएशन। इंटेंजिबल एसेट्स की वैल्यू जो कम होती है उसे हम कहते हैं अमोर्टाइजेशन। सो आई होप दैट सभी को यहाँ पर क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिल चुकी होगी। ओके, सो इट इज क्लियर। सो चलिए आगे बढ़ेंगे। ओके, सो द नेक्स्ट इज डेप्रिसिएशन। सो एबिटा में से मैं यहाँ पर डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन को निकाल देता हूँ। सो यहाँ पर क्या बचेगा? एबिट, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। सो यहाँ पर इंटरेस्ट एंड टैक्स बाकी, सो इंटरेस्ट हम पे करेंगे लोन के ऊपर, जो भी हमने लोन लिया है उसके ऊपर हम इंटरेस्ट पे करते हैं, जो एक्सपेंस है मेरे लिए। सो इंटरेस्ट का ऊपर मैं माइनस करूंगा, सो मेरा पर बच जाएगा पीबीटी, दैट इज प्रॉफिट बिफोर टैक्स। सो प्रॉफिट बिफोर टैक्स मतलब प्रॉफिट के अंदर से हम टैक्स पे करेंगे। सो मैंने टैक्स भी यहाँ पर पे कर दिया, एंड यहाँ पर बच जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, दैट इज ऑल्सो नोन एज नेट प्रॉफिट। सो संजय जी, लेस इंटरेस्ट मतलब माइनस, हम लोग सो हम यहाँ पर क्या करेंगे? ईबीआईटी में से अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में से हम यहाँ पर इंटरेस्ट को माइनस करेंगे।
सो प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमने टैक्स यहाँ पर माइनस कर दिया, उसके बाद बच जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जो यहाँ पर हमारा फाइनल प्रॉफिट होगा, जिसे हम यहाँ पर नेट प्रॉफिट भी बोलते हैं। सो नेट प्रॉफिट जो यहाँ पर बिलोंग करता है कंपनी को, सो कंपनी के ऊपर है कि इसके अंदर से डिविडेंड देना है कि नहीं शेयर होल्डर्स को। सो यहाँ पर डिविडेंड यहाँ पर कंपनी ने डिक्लेयर किया 4 करोड़ का, सो यहाँ पर डिविडेंड यहाँ पर दे देंगे। डिविडेंड देने के बाद जो पैसा बच जाता है, जो अमाउंट यहाँ पर बच जाएगा, उसे यहाँ पर ट्रांसफर किया जाएगा R&S में। R&S मतलब रिजर्व्स एंड सरप्लस। सो रिजर्व्स एंड सरप्लस में हम यहाँ पर ट्रांसफर कर देंगे बचा हुआ पैसा, जो यहाँ पर शेयर होल्डर्स को बिलोंग करता है। सो शेयर होल्डर्स को यहाँ पर दिया ही नहीं जाता, शेयर होल्डर्स को खाली यहाँ पर डिविडेंड ही दिया जाता है। बट कंपनी कैन यूज दिस अमाउंट फॉर द कंपनी पर्पस। कंपनी अपने यहाँ पर बिजनेस पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं, ना कि शेयर होल्डर्स को देने के लिए या फिर पर्टिकुलर डायरेक्टर्स को देने के लिए। सो संजय जी, आपको अगर यहाँ पर देखना है पर्टिकुलर इनकम स्टेटमेंट, सो आपको मनी कंट्रोल सभी वेबसाइट्स भी अवेलेबल है, एंड ऑल्सो आप रेफर करें पर्टिकुलर कंपनी के एनुअल रिपोर्ट के अंदर से। सो कंपनी की एनुअल रिपोर्ट डाउनलोड करें, वहां पर भी आपको क्लियर यहाँ पर आपको दिया जाएगा। सो संजय जी, यहाँ पर आप देख सकते हो डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन यहाँ पर अवेलेबल है। एबिटा के बाद जो हमने यहाँ पर माइनस किया है डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन, उसके बाद हमें ईबीआईटी मिला है। सो चलिए अब हम यहाँ पर देखेंगे। सो आई होप दैट सभी को यहाँ पर क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिल चुकी है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को लेकर। सो अब हम देखेंगे बैलेंस शीट के बारे में। सो बैलेंस शीट अगर हम रेफर करते हैं, सो आपको यहाँ पर जानकारी मिलती है कंपनी की अबाउट इट्स पर्टिकुलर एसेट्स एंड लायबिलिटी के। कंपनी के पास कितने एसेट्स है, कितनी लायबिलिटीज है, वो सारी चीजें हमें यहाँ पर जानने मिलती है। सो चलिए फर्स्ट मैं आपको यहाँ पर बेसिक एकदम सिंपल वे में आपको एसेट्स एंड लायबिलिटी आपको समझाऊंगा, एंड देन आपको बैलेंस शीट के ऊपर मैं लेके जाऊंगा। सो ये है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट दो हिस्सों में यहाँ पर डिवाइडेड है। फर्स्ट इज एसेट्स एंड द सेकंड वन इज लायबिलिटीज। सो फर्स्ट हम यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे एसेट्स के ऊपर। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे एसेट्स के बारे में। सो संजय जी, आपको डिफरेंस मैं आपको बताऊंगा, सारी चीजें हम यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। सो फर्स्ट मैं एक्सप्लेन करूंगा, एंड जब मैं आपको डाउट्स पूछूंगा देन यू हैव टू पर्टिकुलर मेंशन योर डाउट्स। ओके, सो फर्स्ट हम यहाँ पर देखेंगे एसेट्स के बारे में। सो एसेट्स क्या है, जो कंपनी ओन करती है, जो कंपनी के खुद का है, एंड कंपनी को फ्यूचर में मिलने वाला है। सो कंपनी को फ्यूचर रिसीवेबल एंड ओन आर द एसेट्स ऑफ द कंपनी। सो द एसेट्स यहाँ पर दो पार्ट में डिवाइडेड है। यहाँ पर दो टाइप्स के एसेट्स होते हैं, करंट एसेट्स एंड फिक्स्ड एसेट्स। सो करंट एसेट्स जो कम समय के लिए कंपनी ओन करती है, दैट इज लेस देन 1 ईयर। सो जो कंपनी यहाँ पर कम समय के लिए पर्टिकुलरली ओन करती है पर्टिकुलर जो भी एसेट्स, उसे यहाँ पर करंट एसेट्स कहा जाता है, दैट इज लेस देन 1 ईयर, उसे यहाँ पर करंट एसेट्स हम कहते हैं। फिक्स्ड एसेट्स मतलब जो यहाँ पर कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए, यहाँ पर लंबी अवधि के लिए होल्ड करके रखेंगे, जो यहाँ पर ओन करेंगे, उसे यहाँ पर फिक्स एसेट्स कहा जाता है। दैट इज मोर देन 1 ईयर, 1 साल से ज्यादा तक जो भी यहाँ पर एसेट्स ओन करते हैं, उसे यहाँ पर फिक्स्ड एसेट्स कहा जाता है। सो ये था एसेट्स के बारे में। अब हम देखेंगे लायबिलिटीज। लायबिलिटीज मतलब क्या, लायबिलिटीज मतलब जो कंपनीज यहाँ पर पर्टिकुलरली जो भी कंपनी ने उधार लिया है, ओ मतलब उधार लिया है, एंड जो कंपनी को पे करना है फ्यूचर में, उसे यहाँ पर लायबिलिटीज कहा जाता है। सो इन शॉर्ट जो भी यहाँ पर उधार लिया जाए एंड जो पे करना है फ्यूचर में, उसे यहाँ पर लायबिलिटी हम बोलते हैं। सो फर्स्ट इज करंट लायबिलिटी। सो लायबिलिटीज भी यहाँ पर दो पार्ट में डिवाइडेड है, करंट लायबिलिटीज एंड नॉन करंट लायबिलिटीज। सो हम पहले फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे करंट लायबिलिटीज के बारे में। करंट लायबिलिटीज जो हमें
कम समय में हमें लौटाना है, हमें यहाँ पर 1 साल के अंदर अंदर हमें यहाँ पर रीपे करना है, पर्टिकुलर जो भी हमने उधार लिया था उसे यहाँ पर करंट लायबिलिटी कहेंगे। मींस छोटी अवधि में हमें यहाँ पर रीपे करना है, उसे यहाँ पर पर्टिकुलरली करंट लायबिलिटी बोलेंगे। एंड द सेकंड इज नॉन करंट लायबिलिटी, दैट इज मोर देन 1 ईयर, मतलब 1 साल से ज्यादा तक। जो हम 1 साल से ज्यादा तक यहाँ पर पर्टिकुलरली हमें पे करना है, लंबी अवधि में हमें पे करना है, उसे यहाँ पर करंट लायबिलिटी, हम यहाँ पर नॉन करंट लायबिलिटी बोलते हैं। जस्ट लाइक अगर मैं यहाँ पर होम लोन यहाँ पर लेता हूँ, हाउस लोन, सो मैं यहाँ पर लंबे समय तक यहाँ पर पर्टिकुलर पे करूंगा, 10 ईयर्स या फिर 20 ईयर्स, सो इसे यहाँ पर नॉन करंट लायबिलिटी कहते हैं। सो व्हाट इज बैंक? बैंक ओडीआई मतलब ओवरड्राफ्ट। जो भी ओवरड्राफ्ट होता है, बैंक ओवरड्राफ्ट एक फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है बैंक द्वारा पर्टिकुलर कंपनीज को जो करंट अकाउंट होल्डर्स होते हैं। सो इट इज रिलेटेड टू द बैंकिंग कंसेप्ट्स। ये भी एक यहाँ पर करंट लायबिलिटी है। सो आई होप दैट सभी को यहाँ पर पर्टिकुलरली दोनों एसेट्स एंड लायबिलिटी के बारे में यहाँ पर क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिल चुकी होगी। अगर किसी को भी कुछ भी डाउट है, प्लीज आप मेंशन करें अपना डाउट। एंड अगर आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिल चुकी है, अगर आपको सारी चीज आपको समझ में आ चुकी है, सो प्लीज मुझे आप कंफर्मेशन दीजिए बाय रेजिंग योर हैंड। यस अनगा जी, फिर से पर मैं एक और बार रिपीट कर दूंगा। एसेट्स मतलब जो कंपनी वापस मिलेगा। ओके, कंपनी को जो फ्यूचर में मिलने वाला है उसे हम यहाँ पर एसेट्स बोलते हैं। जस्ट लाइक कंपनी ने कुछ पे किया था, कंपनी ने कुछ पर उधार दिया था किसी पर्टिकुलर दूसरे इंस्टीट्यूट को या फिर दूसरी कंपनीज को, उसे यहाँ पर पर्टिकुलर रिसीवेबल बोलते हैं, जो फ्यूचर में कंपनी को रिसीव होगा। या फिर उधार पे माल बेचा था कंपनी ने, फ्यूचर में यहाँ पर मिलेगा, उसे यहाँ पर करंट एसेट्स यहाँ पर कहते हैं। जब एसेट्स कहा जाता है, एसेट्स मतलब जो कंपनी के खुद का है, फ्यूचर रिसीवेबल है। एंड लायबिलिटी मतलब जो कंपनी ने उधार लिया है या फिर फ्यूचर में हमें पे करना है। करंट मतलब छोटे सा कम समय के लिए ओन करेंगे, 1 साल से अंदर अंदर, एक साल से कम समय तक जो हम ओन करेंगे उसे करंट एसेट्स बोलते हैं। एंड फिक्स एसेट्स मतलब जो हम 1 साल से ज्यादा तक ओन करते हैं उसे फिक्स एसेट्स कहते हैं। करंट लायबिलिटीज मतलब जो हमने यहाँ पर उधार लिया है 1 साल के लिए, पर्टिकुलर 1 साल के कम समय के लिए, उसे यहाँ पर करंट लायबिलिटी कहते हैं। 1 साल से ज्यादा तक जो हमने यहाँ पर उधार लिया है उसे यहाँ पर करंट नॉन करंट लायबिलिटी कहते हैं। सो आई होप दैट सभी को क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिल चुकी होगी। चलिए अब हम देखेंगे बैलेंस शीट के बारे में। यहाँ पर हम देख सकते हैं बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2000। संजय जी, क्या आपने यहाँ पर मॉड्यूल 2 के सेशंस आप यहाँ पर अटेंड किए थे? मॉड्यूल 1 एंड मॉड्यूल 2 के सेशन क्या आप यहाँ पर अटेंड कर चुके हो? मॉड्यूल 1 में हमने यहाँ पर इंडेक्स एंड सेक्टर में हमने यहाँ पर डिस्कस किया था कि सेक्टर को हम कैसे एनालाइज कर सकते हैं। हम यहाँ पर पूरा डिस्कशन कर चुके हैं रिलेटेड टू द सेक्टर। आप सेशन नंबर 3 आप रेफर कर सकते हो फॉर दिस पर्टिकुलर इंडाइसिस एंड सेक्टर।
Okay, so the first is so balance sheet. Balance sheet as on 31st March 2021. So balance sheet as on मतलब एक पर्टिकुलर दिन पे 31st मार्च को कंपनी की क्या वैल्यू थी, कंपनी का क्या स्टेटस था, वो हमें यहाँ पर पता चलता है पर्टिकुलरली अबाउट दिस कंपनी. सो कंपनी का पर क्या स्टेटस था, कितने एसेट्स थे कंपनी के पास, कितनी लाइबिलिटीज थी, वो सारी चीजें हमें पता चलती है फ्रॉम द बैलेंस शीट. सो बैलेंस शीट it is divided into two part, equity and liabilities and assets. So equity and liabilities and assets दो पार्ट में यहाँ पर डिवाइडेड है. फर्स्ट हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे इक्विटी एंड लाइबिलिटीज के बारे में. ओके, सो फर्स्ट हम देखेंगे शेयर होल्डर्स फंड. सो शेयर होल्डर्स फंड के अंदर हम देख सकते हैं शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस. सो शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस. सो शेयर कैपिटल मतलब क्या, शेयर होल्डर्स फंड मतलब जो शेयर होल्डर्स को बिलोंग करता है फंड, उसे पर शेयर होल्डर्स फंड कहा जाता है. शेयर कैपिटल जो कंपनी ने रिसीव किया है शेयर होल्डर्स के पास से, जस्ट लाइक आईपीओ. सो संजय जी, मैं यहाँ पर टॉपिक के रिलेटेड ही क्वेश्चन यहाँ पर एंटरटेन करूंगा. सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस related to the balance sheet or the financial statement, please mention. So I will not entertain any of the questions out of the topics. So if you have any questions or the particular doubts related to the topics, then only mention into the chat box. So all these things we have already discussed in the particular module 1 and the module 2 sessions. ओके, सो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे शेयर कैपिटल के बारे में. सो शेयर कैपिटल मतलब जो भी यहाँ पर आईपीओ, जो भी यहाँ पर कंपनी आईपीओ लेके आती है, सो हम यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं कंपनी के अंदर, हम यहाँ पर पैसे देते हैं कंपनी को, कंपनी हमें शेयर देती है. जो पैसे हम देते हैं उसे पर शेयर कैपिटल कहा जाता है. सो कंपनी अपने बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए शेयर कैपिटल यूज करते हैं एंड यहाँ पर अपने बिजनेस को रन करते हैं. सो शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, जो यहाँ पर प्रॉफिट, एक्सेस प्रॉफिट यहाँ पर बच जाता है, जस्ट लाइक डिविडेंड देने के बाद उसे यहाँ पर रिजर्व्स एंड सरप्लस ट्रांसफर किया जाता है. सो हम यहाँ पर देख सकते हैं पर्टिकुलर रिजर्व्स एंड सरप्लस जो यहाँ पर हमने प्रॉफिट एंड लॉस में हमने यहाँ पर कैलकुलेट किए थे, वही यहाँ पर ट्रांसफर किया जाता है पर्टिकुलर बैलेंस शीट में. सो क्योंकि पर्टिकुलर रिजर्व सरप्लस किसे बिलोंग करेगा, शेयर होल्डर्स को. So this was about the reserve surplus, shareholders fund. So the next is non current liabilities. So हमने यहाँ पर देखा था non current liabilities मतलब क्या, जो लंबी अवधि का जो हम यहाँ पर उधारी लेते हैं, जो यहाँ पर लोन लिया है कंपनी ने लंबे समय के लिए, उसे यहाँ पर नॉन करंट लाइबिलिटी कहा जाता है. सो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, सो कोई भी यहाँ पर दूसरी कंपनी से अगर हमने उधार लिया है या फिर कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से हमने उधार लिया है, सो उसे यहाँ पर लॉन्ग टर्म बोरिंग में हम यहाँ पर कंसिडर करेंगे. मींस मुझे लंबी अवधि तक, उसे यहाँ पर पर्टिकुलर 10 ईयर्स का लोन है, सो मुझे यहाँ पर 10 ईयर्स तक मुझे यहाँ पर रीपे करना है उसे, सो उसे यहाँ पर पर्टिकुलरली लॉन्ग टर्म बोरिंग कहा जाएगा. सेकेंड इज, सो लॉन्ग टर्म बोरिंग एंड लॉन्ग टर्म लोन दोनों यहाँ पर सेम है. लोन यहाँ पर बैंक के पास से लिया जाता है एंड बोरिंग मतलब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स या फिर पीओ कम, जो भी यहाँ पर पर्टिकुलर कोई भी यहाँ पर दूसरी इंस्टीट्यूट है उससे अगर यहाँ पर बोरो करेंगे, सो उसे यहाँ पर लॉन्ग टर्म बोरिंग कहते हैं. सो द नेक्स्ट इज लॉन्ग टर्म डिबेंचर्स. सो डिबेंचर्स मतलब क्या, आपने न्यूज में पढ़ा होगा दैट द कंपनी हैज इशूड अ सर्टेन अमाउंट ऑफ डिबेंचर्स, 5000 करोड़ ऑफ डिबेंचर्स द कंपनी हैज इशूड. सो जब भी कंपनी को पैसे की जरूरत होती है, सो कंपनी यहाँ पर डिबेंचर्स इशू करते हैं, दैट इज नोन एज डेट इंस्ट्रूमेंट. डेट इंस्ट्रूमेंट है जिसके अंदर कंपनी डिबेंचर्स इशू करेगी मार्केट में. इन्वेस्टर अपने पैसे इन्वेस्ट करेंगे कंपनी के डिबेंचर्स में, सो कंपनी को पैसे मिलेंगे एंड कंपनी क्या इशू करेगी, डिबेंचर्स सर्टिफिकेट. सो डिबेंचर्स एक मैच्योरिटी के साथ आते हैं, जस्ट लाइक 5 years डिबेंचर्स, 10 years डिबेंचर्स. सो एक मैच्योरिटी के साथ यहां पर आते हैं पर्टिकुलर डिबेंचर्स. ओके,
सो डिबेंचर्स के पर्टिकुलर एक्सचेंज में यहाँ पर कंपनी, सो डिबेंचर्स के एक्सचेंज में कंपनी यहाँ पर जो भी पैसे हमने इन्वेस्ट किए इन्वेस्टर ने, सो फ्री में तो नहीं यहाँ पर पैसे इन्वेस्ट करेंगे, सो कंपनी उन्हें यहाँ पर इंटरेस्ट पे करते हैं, 5% 6% इंटरेस्ट यहाँ पर पे किया जाता है पर्टिकुलर डिबेंचर्स होल्डर्स को, जब टिल इट्स पर्टिकुलर मैच्योरिटी। सो मैच्योरिटी के बाद यहाँ पर कंपनी सारा जो अमाउंट यहाँ पर इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट किया था सारा यहाँ पर रिटर्न यहाँ पर दे दिया जाता है, दे रीपे द डिबेंचर्स वैल्यू टू द इन्वेस्टर्स। सो ये है नॉन करंट लाइबिलिटी के बारे में। अब हम डिस्कस करेंगे करंट लाइबिलिटी के बारे में। सो करंट लाइबिलिटी मतलब जो एक छोटी अवधि का जो यहाँ पर लोन लिया जाता है, यहाँ पर जो कम समय के लिए जो उधार लेते हैं उसे यहाँ पर करंट लाइबिलिटी कहते हैं। फर्स्ट इज अकाउंट पेएबल। फॉर एग्जाम्पल कंपनी ने किसी इंस्टीट्यूट से या फिर दूसरी कंपनी से एक छोटे समय के लिए यहाँ पर एक साल के अंदर अंदर यहाँ पर एक पर्टिकुलर उधार लिया है, सो जिसे यहाँ पर एक साल के अंदर अंदर अगर हमें रीपे करना है कंपनी को, सो उसे यहाँ पर अकाउंट पेएबल कहेंगे। सो कंपनी यहाँ पर अकाउंट जो नेक्स्ट कंपनी जो अनदर कंपनी जिसने हमें उधार दिया है वो हमारे लिए अकाउंट पेएबल बन जाएगा। शॉर्ट टर्म लोन्स, छोटी अवधि के लोन्स जो एक साल के अंदर अंदर में रीपे करने हैं, दैट इज करंट लाइबिलिटी शॉर्ट टर्म लोन्स। थर्ड इज क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स की अगर बात करता हूँ, क्रेडिटर्स कौन होते हैं? सो क्रेडिटर्स मतलब जो कंपनी यहाँ पर क्रेडिट पे रॉ मटेरियल परचेस करती है सप्लायर से। सो फॉर एग्जाम्पल कंपनी माल पर्टिकुलर कार बनाने के लिए रॉ मटेरियल परचेस करना पड़ेगा, सो उधार पे रॉ मटेरियल खरीदा, रॉ मटेरियल को उधार पे खरीदा सप्लायर के पास से। सो सप्लायर को यहाँ पर मैं पे करूंगा 2-3 महीने बाद या फिर एक साल के अंदर अंदर पे कर दूंगा। सो सप्लायर मेरे लिए क्रेडिटर बन गया। क्रेडिटर मतलब मुझे यहाँ पर इसे पे करना है। सो यहाँ पर सप्लायर मेरे लिए यहाँ पर क्रेडिटर बन जाएगा, मीन्स यहाँ पर सप्लायर को मुझे पे करना है। सो जिन्हें हमें उधार में जो हमने लिए हैं शॉर्ट टर्म के लिए एंड हमें उन्हें यहाँ पर पे करना है छोटी अवधि के लिए, उसे हम यहाँ पर अकाउंट पेएबल बोलते हैं। एंड क्रेडिटर इज स्पेसिफिकली फॉर सप्लायर। जब भी हम रॉ मटेरियल परचेस करेंगे सप्लायर के पास से उधार पे, सो सप्लायर को यहाँ पर क्रेडिटर में कंसिडर किया जाएगा। सो ये था पर्टिकुलर करंट लाइबिलिटीज के बारे में। सो द नेक्स्ट इज एसेट्स। सो अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे एसेट्स के बारे में। सो एसेट्स आर ऑफ टू टाइप्स, फिक्स्ड एसेट्स एंड द करंट एसेट्स। सो फिक्स्ड एसेट्स जो यहाँ पर लिस्ट आप देख सकते हो, फिक्स्ड एसेट्स मतलब जो लंबी अवधि के लिए कंपनी ओन करती है एक साल से ज्यादा तक, उसे यहाँ पर फिक्स्ड एसेट्स कहा जाता है। एंड करंट एसेट्स जो यहाँ पर छोटी अवधि के लिए यहाँ पर ओन करेगी, दैट इज लेस देन 1 ईयर, इज नोन एज करंट एसेट्स। सो मैं पर देख सकते हैं करंट एसेट्स में कौन से शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्रीज। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट मतलब जस्ट लाइक हम यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं। सो जस्ट अ मोमेंट। सो हमने यहाँ पर फिक्स एसेट्स में हमने यहाँ पर देख चुके हैं टेंजिबल एसेट्स एंड इंटेंजिबल एसेट्स का क्या मतलब है, हम यहाँ पर पहले ही हम यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग हम ले चुके हैं टेंजिबल एंड इंटेंजिबल एसेट्स। So tangible and intangible assets हम यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग हम ले चुके हैं। एंड द थर्ड इज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। सो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट मतलब जो हम लंबी अवधि के लिए हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, जस्ट लाइक लॉन्ग टर्म के लिए एक साल से ज्यादा तक, जस्ट लाइक हम यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं शेयर्स के अंदर, प्रॉपर्टी के अंदर। कंपनी भी सेम वे में यहाँ पर इन्वेस्ट करती है इन डिफरेंट डिफरेंट एसेट क्लासेस। प्रॉपर्टी दूसरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करेंगे, कोई यहाँ पर लैंड परचेस करेंगे, व्हीकल परचेस किया, सो उसे यहाँ पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में कंसिडर किया जाता है। सो ये था फिक्स एसेट्स के बारे में। नेक्स्ट इज करंट एसेट्स। करंट एसेट जो पर छोटी अवधि के लिए हम यहाँ पर होल्ड करते हैं पर्टिकुलर किसी भी एसेट्स को, उसे यहाँ पर शॉर्ट टर्म एसेट्स कहा जाता है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करंट एसेट जिसे कहा जाता है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट मतलब क्या, एक छोटी अवधि के लिए हम इन्वेस्टमेंट करते हैं जस्ट लाइक मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में, ट्रेजरी बिल हो गया। सो ये सारे यहाँ पर पर्टिकुलरली शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हैं। ट्रेजरी बिल जो अपन 90 डेज के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, कॉर्पोरेट पेपर्स, सो कंपनीज भी इन्वेस्ट करते हैं ये सभी पर्टिकुलर एसेट क्लास में। सो द नेक्स्ट इज इन्वेंट्रीज एंड स्टॉक। सो आप सभी यहाँ पर पर्टिकुलर नोट डाउन करके रखे दैट व्हाट इज इन्वेंट्रीज एंड द स्टॉक। सो इन्वेंट्रीज मतलब क्या, सो फॉर एग्जांपल टाटा मोटर्स ने 100 कार्स मैन्युफैक्चर की थी, टाटा मोटर्स ने 100 कार्स को मैन्युफैक्चर किया, बट टाटा मोटर्स को यहाँ पर ऑर्डर आया 50 कार के लिए।
सो टाटा मोटर्स ने यहाँ पर 50 कार्स 100 कार्स यहाँ पर मैन्युफैक्चर किए थे, बट यहाँ पर 50 कार्स के ऑर्डर है, सो 50 कार यहाँ पर बेच देंगे मार्केट में, एंड बाकी की 50 कारों को यहाँ पर क्या करेंगे, प्लीज हम मेंशन करें चैट बॉक्स में। सो रिक्वेस्ट ऑल द पार्टिसिपेंट अपना आंसर यहाँ पर मेंशन करें चैट बॉक्स में कि रेस्ट ऑफ द कार जो भी बच जाएगी कार्स, उनका यहाँ पर क्या करेंगे टाटा मोटर्स। यस एब्सोल्युटली करेक्ट संजय जी, वेरी गुड। सो यहाँ पर कंपनी अपने खुद के पास रखेगी इन्वेंट्री स्टॉक। यस, सो कंपनी यहाँ पर अपने वेयर हाउस में स्टोर करेगी कार्स को। सो अब कार्स को यहाँ पर वेयर हाउस में स्टोर करेंगे, एंड यहाँ पर जो भी इनका मेंटेनेंस का खर्चा है, जो भी यहाँ पर पर्टिकुलर इन्वेंट्रीज का पर्टिकुलर वेयर हाउस का रेंट है, कौन यहाँ पर बेयर करेगा, कंपनी को खुद को यहाँ पर बेयर करना पड़ेगा। कंपनी हैव टू मेक श्योर कि कोई भी यहाँ पर कार डैमेज ना हो, सो दैट इज ऑल्सो रिस्क टू द कंपनी। सो जब भी इन्वेंट्रीज बढ़ती है कंपनीज की, इट इज अ नेगेटिव पॉइंट फॉर द कंपनी। सो हमें यहाँ पर क्या शो कर रहा है, कब यहाँ पर इन्वेंट्री बढ़ेगी, या तो मार्केट में डिमांड नहीं है, मार्केट में कोई परचेस नहीं कर रहा है कंपनी के प्रोडक्ट्स, तब यहाँ पर पर्टिकुलर इन्वेंट्रीज बढ़ेंगे, या फिर कंपनी यहाँ पर ज्यादा सप्लाई कर रही है, मार्केट में कम डिमांड है। सो कंपनी अगर ज्यादा सप्लाई कर रही है, मार्केट में यहाँ पर कम डिमांड है, तो भी यहाँ पर इन्वेंट्री बढ़ सकता है, दैट इज अ नेगेटिव पॉइंट। सो जब भी इन्वेंट्रीज बढ़ती है, कंपनी का खर्चा भी बढ़ता है। Okay, so this was about the inventory. Second is account receivable. So account receivable just like हमने यहाँ पर देखा था account payable के बारे में, so उसी की तरह यहाँ पर account receivable भी है। so हमने यहाँ पर जब भी हम कोई भी particular amount उधार देते हैं किसी और कंपनीज को या फिर इंस्टीट्यूट को, उसे यहाँ पर account receivable कहते हैं। कोई भी पर्सन या फिर कोई भी पर्टिकुलर पार्टीज को जो हमने उधार दिया है उसे, हमें यहाँ पर एक साल के अंदर अंदर उसके पास से पैसे आने वाले हैं, उसे यहाँ पर अकाउंट रिसीवेबल कहेंगे। जो पर्सन का नाम है अकाउंट रिसीवेबल में यहाँ पर अवेलेबल होगा, मेंशन होगा। सो द नेक्स्ट इज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। सो जो भी कंपनीज यहाँ पर कैश अपने पर्टिकुलर कंपनी के अकाउंट में जो भी कैश है, कंपनी के पास जो भी एसेट्स है जिन्हें यहाँ पर इजीली कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है, जिन्हें यहाँ पर क्विकली बेचकर यहाँ पर कैश हमें मिल जाए, ऐसे एसेट्स हैं, वो भी यहाँ पर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कंसीडर किए जाते हैं। कैश एंड कैश के बराबर जो भी एसेट्स है उसे यहाँ पर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में हम कंसीडर करते हैं। ये है करंट एसेट्स। एक और यहाँ पर करंट एसेट्स है, दैट इज डेटर्स। डेटर्स मतलब क्या? जो भी माल, जो भी यहाँ पर सामान कंपनी अपने कस्टमर्स को उधार पे बेचेंगे उसे यहाँ पर डेटर्स कहा जाएगा। जब भी कंपनीज अपने जो भी यहाँ पर प्रोडक्ट्स को, जो भी यहाँ पर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज जो भी यहाँ पर उधार पे यहाँ पर रेंडर करते हैं, जो भी यहाँ पर बेचते हैं प्रोडक्ट्स को, उन्हें यहाँ पर डेटर्स कहा जाता है। फॉर एग्जांपल टाटा मोटर्स ने 100 कार्स पर्टिकुलर सेल की बेची होलसेलर को क्रेडिट पे, मतलब उधार पे बेची। होलसेलर कुछ समय बाद मुझे यहाँ पर रिपे करेगा आफ्टर 2-3 मंथ्स। होलसेलर मेरे लिए डेटर बन गया। होलसेलर मेरे लिए क्या बन जाएगा? डेटर हो गई।
ओके, सो दिस वाज अबाउट द बैलेंस शीट. सो इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेश्चंस, अपना डाउट यहाँ पर मेंशन करें. सो संजय जी, अगर यहाँ पर डेटर इंक्रीज हो रहा है, सो हमें यहाँ पर देखना है कि यस, डेटर यहाँ पर नेगेटिव या फिर पॉजिटिव पॉइंट नहीं होता, बट हमें यहाँ पर देखना है कि डेटर्स यहाँ पर बढ़ रहे हैं. फॉर एग्जांपल प्रीवियस ईयर में यहाँ पर कम डेटर्स थे एंड सेकंड ईयर में यहाँ पर ज्यादा बढ़ चुके हैं डेटर्स. सो दैट इज अ नेगेटिव पॉइंट, मतलब कंपनी को लेट पैसे मिलेंगे. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं उधार पे बेचता हूँ, मैंने 100 सामान यहाँ पर बेचे, 100 में से मैं यहाँ पर पर्टिकुलर 50 प्रोडक्ट्स यहाँ पर उधार पे बेचता हूँ. सो मुझे लेट यहाँ पर पैसा मिलेगा. सो मेरा कैश फ्लो कम हो जाएगा, मीन्स मेरे पास जो अमाउंट है, जो मेरे पास कैश होना चाहिए वहां पर कम हो जाएगा. सो मैं यहाँ पर जो मेरे बिजनेस रिलेटेड वर्क है उसके लिए मुझे लोन लेना पड़ सकता है. दैट इज ए नेगेटिव पॉइंट. सो डेटर्स का ज्यादा बढ़ना वो भी यहाँ पर नेगेटिव पॉइंट है. सो नॉर्मली डेटा से यहाँ पर नॉर्मल होता है बैलेंस शीट में, क्योंकि कोई भी बिजनेस में यहाँ पर कंपनी उधार देती है तभी यहाँ पर सेल्स होता है कंपनी का. सो संजय जी, कैश साइकिल मतलब फॉर एग्जांपल मैं एक प्रोडक्ट प्रोडक्ट यहाँ पर मैंने मैन्युफैक्चर किया. प्रोडक्ट अगर मैं मैन्युफैक्चर करता हूँ तो यहाँ पर सेल सेल करूंगा, मैंने यहाँ पर सेल किया. सेल करने के बाद मुझे फिर से यहाँ पर कैश मिलेगा. कैश मिला, मैंने यहाँ पर रॉ मटेरियल परचेस किया. रॉ मटेरियल परचेस करने के बाद फिर से यहाँ पर जो साइकिल चलेगी, मतलब बेचने के बाद जो पैसे आएंगे फिर से यहाँ पर इन्वेस्ट करूंगा, फिर से यहाँ पर इन्वेस्ट करूंगा, फिर से यहाँ पर मैं बेचूंगा, एंड ये चलते जाता है पर्टिकुलर कैश साइकिल. उसे यहाँ पर कैश साइकिल कहते हैं. अगर एक भी जगह से अगर मुझे यहाँ पर पैसे ना आए, फॉर एग्जाम्पल मैंने बेच दिया प्रोडक्ट एंड मुझे यहाँ पर पैसे ना मिले डेटर के पास से, सो द कैश कैश साइकिल मेरे यहाँ पर डिस्टर्ब हो सकती है. सो उसे फिर से जारी रखने के लिए मुझे यहाँ पर लोन लेना पड़ सकता है. ओके, सो देयर आर नो फर्दर डाउट्स. सो चलिए अब हम यहाँ पर चलेंगे नेक्स्ट पर्टिकुलर स्टेटमेंट की तरफ, दैट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट. सो अब हम देखेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में. सो कैश फ्लो स्टेटमेंट जहां पर हम देखते हैं कंपनी के पास कितना कैश है, कंपनी के पास अपन पर्टिकुलर नेट कैश पोजीशन क्या है वो हम यहाँ पर देखते हैं. सो फॉर एग्जांपल कंपनी के अंडर, सो फॉर एग्जांपल लेट्स टेक एन एग्जांपल ओवर हियर. सो फॉर एग्जांपल कंपनी के अंडर हम यहाँ पर क्या देखते हैं, कैश इनफ्लो, मतलब यहाँ पर कंपनी में कैश कब आया, कितना कैश अंदर आया, एंड कंपनी के पास से कितना कैश बाहर गया, दैट इज कैश आउटफ्लो. सो कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो हम यहाँ पर देखते हैं इन दिस पर्टिकुलर कैश फ्लो स्टेटमेंट. सो हमें यहाँ पर पता चलता है कि कंपनी के पास नेट पोजीशन कितनी है पर्टिकुलर कंपनी के कैश फ्लो की. फॉर एग्जांपल इनफ्लो कंपनी के पास यहाँ पर 100 करोड़ आ जाते हैं एंड कंपनी के पास से यहाँ पर कितना कैश जाता है, फॉर एग्जांपल 120. सो मैं बोल सकता हूँ कंपनी ने 120 पे किए बट कंपनी को खाली 100 ही मिले. सो यहाँ पर 20 रुपीज नेगेटिव में है कंपनी. सो 20 रुपए पर पर्टिकुलर नेगेटिव कैश फ्लो है कंपनी का. सो नेट कैश फ्लो नेगेटिव है, ये मुझे शो करता है कि कंपनी यहाँ पर कैश क्रंच फेस कर रही है. ऐसे टाइम पे कंपनी को 20 करोड़ का कैश फ्लो फुलफिल करने के लिए लोन लेना पड़ सकता है. बट अगर इसी जगह पे अगर कैश फ्लो पॉजिटिव में है, फॉर एग्जाम्पल 80 है यहाँ पर, सो 20 यहाँ पर मेरा पॉजिटिव में हो जाएगा, मीन्स कंपनी के पास सरप्लस पड़ा है, मतलब यहाँ पर पहले से 20 करोड़ ऑलरेडी यहाँ पर पड़े हैं कंपनी के पास. इट इज ए पॉजिटिव कैश फ्लो. सो ये सारी इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पर पता चलती है पर्टिकुलर कैश फ्लो से. सो कैश फ्लो में यहाँ पर 3 एलिमेंट्स है, दैट इज कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड कैश फ्लो फ्रॉम. सो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी. सो हम मैं यहाँ पर आपको तीनों पर्टिकुलर एलिमेंट्स यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगा एंड हम यहाँ पर एक एक्टिविटी भी करेंगे. ओके, सो लेट्स बिगिन. सो फर्स्ट हम यहाँ पर देखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी.
सो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, सो ऑपरेटिंग एक्टिविटी जो हमने यहाँ पर देख चुके हैं पर्टिकुलर इनकम स्टेटमेंट में। सो ऑपरेटिंग पर्टिकुलर सेल्स, सो हमने यहाँ पर देखा था ऑपरेटिंग रेवेन्यू एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट। सो सेम ऑपरेटिंग एक्टिविटी मतलब जो भी मैन्युफैक्चरिंग के रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज है, जो भी यहाँ पर ट्रांजेक्शन्स है, उन्हें यहाँ पर ऑपरेटिंग एक्टिविटी में हम कंसिडर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कंपनी ने रॉ मटेरियल परचेस किया, सो परचेस किया कंपनी ने रॉ मटेरियल, सो पर पैसे दिए होंगे कि कंपनी के पास आए होंगे। सो कंपनी ने यहाँ पर पैसे दिए हैं, पे किया है हमने रॉ मटेरियल के लिए। सो पे किया मतलब कैश बाहर गया कंपनी से। सो यहाँ पर क्या हुआ, कैश आउटफ्लो। सो यहाँ पर कैश आउटफ्लो हुआ। सो सेकंड इज सेल्स, अगर मैं सेल्स यहाँ पर करता हूँ, सो फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर सेल्स किया मतलब मैंने कार को बेचा, बेचने पे हमें पैसे मिलते हैं कि हमारे पास से जाते हैं, सो मिलते हैं। सो हम मुझे पर पैसे यहाँ पर मिले हैं, सो बिजनेस के अंदर यहाँ पर कैश आया, सो इट इज ए कैश इनफ्लो। सो हमेशा यहाँ पर कैश इनफ्लो एंड कैश आउटफ्लो के बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं इन दिस पर्टिकुलर कैश फ्लो स्टेटमेंट। सो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में पर्टिकुलर सेल्स ट्रांजैक्शन में कैश इनफ्लो हुआ। So the next is cash flow from investing activity. So just like it's similar to investment that we do. So आप समझिए कि आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो किसी कंपनी में। सो उसी के सो पर्टिकुलर वही व्यू पॉइंट से हमें यहाँ पर देखना है। सो कंपनी भी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं। सो जब भी मैं फॉर एग्जाम्पल प्रॉपर्टी परचेस किया, अगर मैं प्रॉपर्टी परचेस करता हूँ, सो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर मैंने पे किया है पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के लिए, खरीदने के लिए। सो इट विल बी देयर विल बी कैश आउटफ्लो। सो इसी तरह हमें इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में देखना है। सो द नेक्स्ट इज कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। सो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी का क्या मतलब है? सो फाइनेंसिंग एक्टिविटी मतलब जब भी कंपनी को यहाँ पर पैसों की जरूरत पड़ती है, सो कंपनी यहाँ पर क्या करेगी, कंपनी यहाँ पर पर्टिकुलरली यहाँ पर पैसे रेज करेगी, फाइनेंस कराएगी। सो फाइनेंसिंग मतलब अपने बिजनेस को फाइनेंस कराना। फाइनेंस कैसे करेंगे? या तो आईपीओ लॉन्च करेंगे, लोन लेंगे बैंक के पास से, डिबेंचर्स इशू करेंगे। सो ये सब यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट वेज है। सो जब भी कंपनी यहाँ पर फाइनेंस कराती है अपने बिजनेस को या फिर पैसे रेज करती है थ्रू एनी ऑफ द सोर्स, उसे यहाँ पर फाइनेंसिंग एक्टिविटी में कंसिडर करते हैं। सो अगर मैं यहाँ पर लोन लेता हूँ, सो पैसा मेरे बिजनेस के अंदर आ रहा है, सो इट इज ए कैश इनफ्लो। सो ये सभी था पर्टिकुलर ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी के बारे में। सो चलिए अब हम यहाँ पर एक एक्टिविटी करेंगे। सो अब मैं आपको कुछ ट्रांजैक्शन यहाँ पर मेंशन करूंगा एंड आपको मुझे बताना है कि कौन सी एक्टिविटी का ट्रांजैक्शन है एंड ऑल्सो कैश इनफ्लो होगा या फिर आउटफ्लो होगा। सो वो भी आपको मेंशन करना है चैट बॉक्स में। सो सभी यहाँ पर इंटरएक्टिव रहिए। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस एक्टिविटी। So machinery sold. So my first particular transaction is sales of machinery. So machinery sold over here. So machinery sold or particular building sold. So sales of building and the sales of machinery. Yes, absolutely correct. विशाल जी, कैश इनफ्लो। अनगा जी, yes, absolutely correct. So कौन सी एक्टिविटी में यहाँ पर कंसिडर होगा वो भी आप मेंशन करें चैट बॉक्स में। सो आई रिक्वेस्ट सभी से मुझे यहाँ पर आंसर यहाँ पर चाहिए फ्रॉम ऑल द पार्टिसिपेंट। सो आई एक्सपेक्ट पर्टिकुलर आंसर फ्रॉम ऑल द पार्टिसिपेंट। प्लीज मेंशन योर आंसर टू द चैट बॉक्स, प्लीज बी इंटरएक्टिव। और नो संजय जी, सेल्स ऑफ मशीनरी, सेल्स ऑफ बिल्डिंग,